तिरवा के सारे क्षेत्र में माहौल कुछ ऐसा था कि लोग गायब हो रहे थे, लेकिन सभी अनजान थे कि इलाके में काली शक्तियों का प्रकोप जो बढ़ रहा है। ये बात अभी तक केवल मास्क वाला आदमी और वो 65 वर्ष के उसके गुरु ही जानते थे कि ये काली शक्तियाँ बढ़ रही हैं और उसका अंजाम है कि लोग गायब हो रहे हैं। मास्क वाला आदमी जंगल से 1 किलोमीटर की दूरी पर जा रहा था। रात के खत्म होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। उसने एक नज़र जंगल की ओर देखा और कुछ सोचकर अपने घर की तरफ मुड़ गया, जो वहाँ से 1.5 किलोमीटर पर था। वो गया, उसने देखा सुबह के 4 बज रहे थे। उसने अपना मास्क उतारा, गुरु के अनुसार तैयारी में लग गया। उसे 5 बजे ईसन नदी के पास पहुंचना था। इधर जंगल में व्यापारी और चारों शराबी रास्ता खोजते खोजते थक हार कर उसी तहखाने जैसी जगह पर सो गए। उन्हें अब होश न था। दोनों काले साहब बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति में थे कि अगर ये पांचों एकदम कस्बे से गायब हो गए तो आका का प्लान सबको पता चल जाएगा। अब एक ही तरीका है, हमें इस परेशानी से वो ही बचा सकती है। उसके पास कुछ याददाश्त गायब करने जैसी शक्तियाँ भी हैं। दूसरा बोला, माई। पहले काले साया ने कहा, हाँ, और वो काला साया वहाँ से गायब हो गया। इधर मास्क वाला आदमी ईशन नदी के किनारे अपने गुरु के आने की प्रतीक्षा कर रहा था और वो एक नज़र ईशन नदी के पानी की शांत लहरों को देख रहा था। इसमें चांद की रोशनी पड़ रही थी। पानी की लहरें कहीं कहीं पर चमकीली दिखाई दे रही थीं। वो ये नज़ारा देख ही रहा था कि उसने देखा कि उसके गुरु दूर से चले आ रहे हैं। फिर उसका ध्यान गुरु की तरफ चला गया। गुरुदेव आए और मास्क वाले आदमी से बोले, लगता है तुम काफ़ी जल्दी आ गए थे। मास्क वाला आदमी बोला, हाँ गुरुदेव। गुरुदेव ने बिना टाइम बर्बाद किए कहा, आओ अपना काम शुरू करते हैं। गुरु ने कहा, मैंने हवन करके कुछ मंत्र अभिमंत्रित कर दिए हैं, जिससे ये शक्तिशाली बन गए। इनका उच्चारण करने से काली शक्तियाँ तुम्हारे पास नहीं आ पाएंगी। और उन्होंने मास्क वाले आदमी को ईशन नदी के किनारे पालती मार कर बिठाया और लाल चंदन का एक टीका लगाया और एक लाल धागा हाथ में बांधते हुए मंत्र जाप करने लगे। ओम ऐन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वा मनु बद्धनामि रक्षमांचल। ओम ऐन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वा मनु बद्धनामि रक्षमांचल का जाप कर कर 4 बार घुमाते हुए दाहिने हाथ में बांध दिया और कहा, जब तक ये लाल धागा तुम्हारे हाथ में है तब तक तुम्हें कोई भी काली शक्ति छू भी नहीं पाएगी। और कहा, मैं तुम्हें कुछ मंत्र बता रहा हूँ जिससे तुम अपने आसपास की शक्तियों को भगा सकते हो। गुरुदेव ने मंत्र उसके कान में बुदबुदाए और कहा, इनको याद कर लेना। पहला मंत्र, ओम क्रीम हूम हीम हूँ फट। दूसरा, ओम काली महाकाली किलकिले फट स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्री ह्रीं ऐं। तीसरा और ये चौथा लास्ट वाला, ह्रीं ह्रीं हूं हूं क्रीं क्रीं दक्षिण कालिके क्रीं 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 हूं हूं ही।
ये 4 मंत्र उन्होंने उसके कान में कह दिए और कहा, ये मंत्र मैंने तुम्हें हवन कुंड से अभिमंत्रित करके दिए हैं, तो ये तुम्हारे मंत्र उच्चारण पर ही काम आएंगे। इतना कहकर गुरुजी ने मास्क वाले आदमी के सर पर हाथ रखकर एक गुप्त मंत्र का जाप किया और उसके ऊपर कुछ ईसर नदी का पानी छिड़क कर कहा कि मैं ये मंत्र तुम्हें दे चुका हूँ, अब तुम इन मंत्रों का उपयोग कर सकते हो। मास्क वाले आदमी ने गुरुजी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। गुरुदेव ने कहा, अब मुझे जाना होगा, और गुरु वहाँ से चले गए। इधर कॉलेज में सभी लोग आ चुके थे। निशु और निधि भी अपनी क्लास में बैठे ही थे कि तभी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें और लंबे बाल थे, क्लास में आई और निशु के पास वाली सीट पर आकर बैठ गई। निशु ने उससे पूछा ही था कि क्या आपने नया एडमी इतना कह ही पाया था कि टीचर ने कहा कि ये सौम्या, आज इनका नया एडमिशन हुआ है और अब ये भी आपके साथ पढ़ाई करेंगे। फिर सौम्या ने स्माइल करते हुए निशु की तरफ देखा। सौम्या ने कहा, मेरा नाम सौम्या है और तुम्हारा? तो निशु ने कहा, माय नेम इज निशु एंड दिस इज माय फ्रेंड निधि। सौम्या ने हाँ में सिर हिलाया। निशु ने कहा, इससे पहले तुम कहाँ पढ़ाई करते थे? सौम्या ने कहा, पहले मैं डीएन कॉलेज तिरवा में पढ़ाई करते थे। मैंने सोचा अब फार्मेसी का कोर्स कर लूँ, तो पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन आज ही लिया है। निशु ने कहा, बढ़िया है, और इसी तरह क्लास आगे बढ़ गई। केमिस्ट्री की क्लास शुरू हुई। आज केमिस्ट्री की टीचर किरण वर्मा कुछ मायूस लग रही थी। वो अपने साथ केमिकल की बोतल लाई थी, लेकिन उनको इसका प्रयोग करने का कोई मौका भी नहीं मिला था, इसलिए वो थोड़ी सैड थी। उनको इस केमिकल का प्रयोग करके देखना था कि कितना इफ़ेक्टिव है। वो बोतल उन्होंने अपने बैग में ही रखी हुई थी और क्लास में एंटीबायोटिक के बारे में बताने लगे। इधर जंगल में व्यापारी और उसके साथी सोकर उठे तो उन्हें कुछ भी नहीं याद था और वो जंगल में उसी पत्थर के पास पड़े थे। आश्चर्य की बात तो ये थी कि व्यापारी का साथ वाला आदमी भी ठीक था, उसे कुछ नहीं हुआ था। अब ये 6 लोग ऐसे ही पड़े थे। किसी को कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे पहुँचे और कब। मिथुन और सुनील, उमेश और संदीप को ये बात याद थी कि वो ताश खेलने आए थे और वहीं खेलते खेलते सो गए। और व्यापारी को इतना याद था कि वो लकड़ी देखने आया था और अब लकड़ी देखेगा। सब उठे और अपने अपने काम में लग गए। चारों शराबी दोस्त घर चले गए। व्यापारी लकड़ी देखने लगा। उसका साथ वाला आदमी अब पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रहा था, वो कुछ बदला बदला सा था। व्यापारी के साथ बात कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। व्यापारी को गायब हुए 3 दिन हो चुके थे। ये बात व्यापारी को नहीं पता चल रही थी और सबको पता थी। इधर दोनों काले साहब बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, देखा, माई ने हमें बचा लिया। दूसरा बोला, वो ठीक है, लेकिन माई तो इस आदमी में प्रवेश कर गई हैं और पुलिस को क्या बहाना बनाएगी? मैं दूसरे काले साहब ने कहा, माई के पास काफ़ी शक्तियाँ हैं, वो सब संभाल देंगी। इधर व्यापारी और उसके साथ वाला आदमी लकड़ी देखकर घर की तरफ जा रहे थे कि तभी व्यापारी के साथ वाले आदमी पर एक ट्रक चढ़कर निकल गया और उसकी मौत हो गई। व्यापारी वहीं अपने दोस्त की मौत पर रोने लगा। पुलिस आई तो वो सब नज़ारा देखकर हैरान रह गए। हेड कांस्टेबल ने कहा, ये व्यापारी है जिसकी फ़ोटो उसकी माँ ने दी थी, और ये इसका साथी जिसका एक्सीडेंट हो गया है। उसने जगह को सील किया और व्यापारी से पूछताछ करने लगी। व्यापारी
एकदम शांत था। उसने कोनिका की तरफ देखकर कहा, मैं अभी लकड़ी देखकर जंगल से आ रहा था तो अचानक एक्सीडेंट हो गया है। कोनिका ने कहा, 3 दिन से तुम जंगल में लकड़ी देख रहे थे? तो व्यापारी ने कहा, अरे मैं तो आज ही जंगल गया था। कोनिका ने पूछा, फिर 3 दिन से तुम कहाँ गए थे? व्यापारी ने कहा, अरे वो मैं बिजनेस डील में बिजी था और फ़ोन भी ख़राब हो गया था तो कॉल नहीं कर पाया घर, और फिर मैं शहर से बाहर भी था। कोनिका ने सारी बातें नोट की और जांच के बाद व्यापारी घर चला गया। दोनों काले साए मुस्कुरा रहे थे। व्यापारी ने घर पर भी अपने परिवार में यही सब बता दिया और रात की नींद के बाद उसके यहाँ सब नॉर्मल हो गया। इधर जंगल में एक काली साड़ी पहने एक औरत, जिसका चेहरा देखकर लग रहा था कि ये 25 साल की औरत होगी, लेकिन वास्तव में वो 600 साल ओल्ड थी। उसकी सच्चाई अभी किसी को पता नहीं थी, बस कुछ को छोड़कर। उसने काले साए से कहा, मैंने तुम्हारा काम तो कर दिया है, लेकिन अब मुझे वो 2 जवान लड़कियों का ताज़ा और गर्म खून चाहिए। कहीं से भी लाकर मेरे अड्डे पर छोड़ देना। तुम्हें ये काम आज से चौथे दिन करना है। अभी मैं किसी दूसरे अनुष्ठान में बिजी रहूंगी। और इतना कहकर वो हंसी। हा 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 हा। काले साहब ने कहा, ठीक है, जैसा आप कहें। और वो काली साड़ी वाली औरत वहाँ से गायब हो गई। इधर पैरामेडिकल कॉलेज में छुट्टी के बाद सारे स्टूडेंट घर की तरफ जा रहे थे। निशु ने निधि से पूछा, यार तूने बताया नहीं कि उस पत्थर पर क्या लिखा था? निधि बोली, यार क्या बताऊं, अंकल कहीं बाहर गए हैं तो उनसे पूछ ही नहीं पाई अभी तक। और यार दोनों घर निकल गए। बातें करते करते एक शख्स सुन रहा था उनकी बातें। वो कोई और नहीं, सौम्या थी। सौम्या ने गुस्से में मन में सोचते हुए कहा, अच्छा तो ये लड़कियां उस चेतावनी के बारे में बात कर रही हैं जो आका ने उस पत्थर पर लिखी थी। लेकिन चेतावनी अगर इन लोगों को पता चल गई तो अनर्थ हो जाएगा। वो चेतावनी सिर्फ यक्षिणी अदिति के लिए थी, लेकिन इस लैंग्वेज को सिर्फ यक्ष लोक के लोग पढ़ सकते हैं। इतना सोचकर वो फिर धीरे धीरे अपने किराए के रूम में चली गई। श्री आज घोड़े बेचकर घर पर ही सोता रहा, कॉलेज नहीं गया था। आगे की कहानी सुनने के लिए देखिए यक्षिणी रिटर्न का अगला एपिसोड। धन्यवाद।